प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने समकालिक चुनाव या कि वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर कार्यकारी सारांश के बारे में देखा था और उसके ऊपर मैंने आपको पूरा समझाया था कि ये इतना लंबा विशाल रिपोर्ट किन किन अध्यायों में बटा हुआ है। आज के एपिसोड में पहले अध्याय से शुरू करते हैं, जिसमें इस पूरी प्रक्रिया का परिचय देना जरूरी है क्योंकि ये काफ़ी जटिल विषय है। तो आगे बढ़ते हैं। उच्च स्तरीय समिति यहाँ की समिति के रूप में भी उल्लिखित है जो देश में समकालिक चुनावों की वैधानिकता, प्रभावकारिता और तौर तरीके के परीक्षण के लिए व्यापक संदर्भों की समीक्षा का दायित्व सौंपा गया है। समकालिक चुनावों की तैयारी के उद्देश्य से चुनाव विधान में सुधार के लिए पहले समकालिक चुनाव का स्पष्ट करना जरूरी होगा। इसकी समझ में सर्वसम्मति और स्पष्टता होनी चाहिए, इसलिए यह शब्द समकालिक चुनाव पूरी व्यापकता से स्पष्ट किया जाना जरूरी है। समकालिक चुनाव का अर्थ होगा लोकसभा, सभी राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ कराए जाने वाले चुनाव। इसे एक देश एक चुनाव ONOE के नाम से भी जाना जाता है। अभी यह शब्द आपको काफ़ी परिचित सा लगने लगा होगा चौथे एपिसोड में आने तक। यहाँ इस रिपोर्ट में इसे समकालिक चुनाव कहा जाएगा। समकालिक चुनाव का अर्थ यह नहीं है कि पूरे देश में लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए मतदान एक ही दिन होगा। मैं रिपीट करता हूँ, एक देश एक चुनाव मतलब ऐसा नहीं कि एक ही दिन सारे चुनाव होंगे। भारत जैसे बड़े देश के लिए यह संभव भी नहीं है। यहाँ सारे चुनाव अनेक चरणों में होंगे और मतदान भी व्यवहारिक होगा। भारत में चुनाव विधान विशिष्ट है। यह शासन संस्थाओं के क्रमिक विकास की ऐतिहासिक प्रक्रिया का प्रतिफल है, जो आरंभ में अधिनायकवादी थी, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रमिक अंशों में सहभागिता पूर्ण होती चली गई। 1932 की मताधिकार समिति की अगर रिपोर्ट कोई डिटेल में पढ़े तो उसमें मताधिकार के मुद्दे पर गहन विचार किया गया था। इसने सुझाव दिया कि विधानसभा के लिए मताधिकार प्रांतीय परिषदों के समान ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें केवल एक मतदाता सूची की तैयारी होती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वर्तमान प्रचलन प्रांतीय परिषद और विधानसभा चुनाव एक ही दिन कराने का है। इस प्रकार 1932 की फ्रेंचाइज कमेटी की रिपोर्ट समकालिक चुनाव की अवधारणा, जिसकी चर्चा अभी भारत में चल रही है, के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उपलब्ध कराती है। एक मतदाता सूची की तैयारी पर दिया गया जोर साझा मतदाता सूची यानी कि कॉमन एक्सेप्टेड वोटर लिस्ट और इंटीग्रेटेड वोटर डेटाबेस की मौजूदा मांग को ही प्रतिबिंबित भी करता है। इसके अतिरिक्त प्रांतीय परिषद और विधानसभा चुनाव साथ कराने का उस समय का प्रचलन चुनाव चक्र साथ संपन्न होने से मिलने वाली सक्षमता और अनुकूलता पर भी जोर दिया गया है। भारत में लोकतंत्र के बीज उस समय बोए गए थे जब देश के लोगों को फरवरी 1937 में प्रत्यक्ष चुनाव से प्रांतीय सरकारों के गठन के लिए मताधिकार मिला था। एक दशक बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ, संविधान निर्माताओं ने केंद्र और राज्य में सरकार गठन के लिए चुनाव कराने का व्यापक प्रावधान निर्धारित किया। संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया, जिसमें चुनाव के माध्यम से सरकार में जनप्रतिनिधित्व का मार्ग सुनिश्चित हो सके। समय के उसी दौर में संविधान द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की स्थापना हुई। उसी समय चुनाव द्वारा इन निकायों का गठन भी कर दिया गया। यहाँ इस बात पर गौर करना उचित होगा, नए संविधान के तहत पहला आम चुनाव अक्टूबर 1951 और मई 1952 के बीच हुआ, जिसमें त्रिस्तरीय प्रक्रिया से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा सदस्य और ऊपरी सदन के सदस्यों का चुनाव हुआ था।
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए दूसरा आम चुनाव समय से मार्च 1957 में हुआ था। सरकार के दोनों स्तरों यानी कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए 7 चुनाव करने के लिए राज्य विधानसभाओं को भंग किया जाना जरूरी था, ताकि उनका कार्यकाल लोकसभा चुनावों के साथ तालमेल में रहे। भारत में दूसरा आम चुनाव 1957 की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि यदि लोकसभा और अलग अलग राज्य विधानसभाओं को अपना संबंधित पूर्ण कार्यकाल पूरा करने की अनुमति दी गई होती तो उनके पुनर्गठन के लिए आम चुनाव अलग अलग समय पर कराए गए होते। ऐसी स्थिति में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए देशव्यापी समकालिक आम चुनाव कराना संभव नहीं होता। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि दूसरा आम चुनाव मार्च 1957 से पहले करा लिया जाए और मौजूदा विधानसभाओं को जहां आवश्यक हो समय से पहले भंग कर दिया जाए, ताकि नवनिर्वाचित सदन की बैठक आम चुनाव समाप्त होने के तुरंत बाद हो सके। यानी 1957 में ही इसकी व्यवस्था लगा दी गई थी। इस निर्णय के अनुसार निम्नलिखित राज्य विधानसभाओं को उनका सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग कर दिया गया था। एपिसोड 1 और 2 में इस समरी टेबल के बारे में भी मैंने आपको बताया था। आज वापस ये रिपीट है, जो लोग पहले भी देख चुके हैं और जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि बिहार का विधानसभा सामान्य कार्यकाल पूरा करने की उसकी तिथि थी 12 मई 1957, जबकि उसे भंग कर दिया था 2 अप्रैल, यानी कम से कम 1 महीने पहले। बॉम्बे विधानसभा का नाम था, जबकि कई लोग उसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी से भी जानते हैं। 3 मई सामान्य कार्यकाल भंग कर दिया गया 4 अप्रैल, 1 महीना पहले। मद्रास प्रेसिडेंसी 3 मई भंग कर दिया गया 31 मार्च, तकरीबन 1.5 महीना पहले। मैसूर प्रेसिडेंसी 18 जून भंग कर दिया गया 1 अप्रैल, 1.5 महीना पहले, 2.5 महीना पहले। अप्रैल भी पूरा, मई भी पूरा और जून। पंजाब 3 मई भंग करने की तारीख 31 मार्च। उत्तर प्रदेश 19 मई भंग करने की तारीख 13 मार्च। पश्चिम बंगाल 18 जून भंग करने की तारीख 5 अप्रैल। सदन भंग करने के लिए निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ परामर्श से अपनी सहमति बनाने का माध्यम अपनाया। निर्वाचन आयोग ने 13 नवंबर 1956 को नई दिल्ली में अखिल भारतीय राजनीतिक दलों का एक सम्मेलन बुलाया था। बैठक का उद्देश्य था आम चुनावों के मतदान के लिए फरवरी मार्च 1957 में सर्वाधिक सुविधाजनक समय के बारे में उनकी राय लेना था। आयोग ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से भी परामर्श किया और 31 जनवरी के बाद के विशेष पखवाड़े के बारे में उनकी राय मांगी, जो मतदान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक हो। मेलों, धार्मिक उत्सवों आदि के बारे में भी विस्तृत जानकारी ली गई, ताकि जहां तक संभव हो सके मतदान कार्यक्रम को उनसे अलग रखा जाए। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने एक मत से अपनी राय रखी। उनका पहला मत, उनका कहना था कि मतदान बिना किसी लंबे अंतराल के लगातार कराया जाए। दूसरा, यदि संभव हो तो यह 15 दिन के भीतर पूरा कर लिया जाए। और तीसरा, 15 और 16 मार्च 1957 को मनाए जाने वाली होली का त्यौहार किसी भी स्थिति में मतदान अवधि के बीच में ना आए। राज्य सरकारों के मत में मार्च के पहले पखवाड़े में मतदान कराए जाने को लेकर बड़े पैमाने पर आम सहमति हुई थी। इसी प्रकार निर्वाचन आयोग के आम चुनाव 1962 पर अपनी रिपोर्ट में जोर दिया है कि स्पष्ट रूप से यह वांछनीय है कि प्रयास और चुनावी खर्च 2 बार होने से यदि संभव हो तो बचा जाना चाहिए। इस पर ध्यान दिया जाना होगा कि एक साथ चुनाव कराए जाने से मतदाताओं और चुनाव प्राधिकरणों दोनों को सुविधा होती है। राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवारों को भी लाभ होता है। मतदाताओं को लोकसभा, राज्य विधानसभा दोनों के सदस्यों के निर्वाचन के लिए केवल एक ही बार मतदान केंद्र तक जाना होता है। चुनाव प्राधिकरणों को मतदान कर्मियों की तैनाती, मतदान केंद्र बनाने, सुरक्षा बलों को भेजने और अन्य संबंधित प्रबंध केवल एक ही बार करना होता है। राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के भी संसाधनों की बचत होती है, क्योंकि उन्हें मतदाताओं तक पहुंच बनाने का अभियान केवल एक ही बार चलाना होता है।
कुछ वर्ष गुजरने के साथ साथ चुनावों की यह समवर्ती प्रकृति कहीं खो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल नियत समयावधि के नहीं थे, बल्कि यह अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के थे। इसका परिणाम यह हुआ कि निर्वाचित निकाय 5 वर्ष की अपनी अधिकतम अवधि समाप्त होने से पहले ही भंग किए जा सकते थे। अब निर्वाचित निकायों को 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले ही भंग किया जाता तो इनके लिए चुनाव अलग अलग समय पर कराना जरूरी हो गया। इससे मतदाताओं, राजनीतिक दलों और उनके नेताओं तथा निर्वाचन प्राधिकरणों पर समय, ऊर्जा और धन के रूप में बहुत बड़ा बोझ पड़ने लगा। इस स्थिति ने राजनीतिक दलों और उनके नेताओं, जनसंचार माध्यम, चुनाव प्राधिकरण, सरकार और नागरिकों का ध्यान खींचा। तालिका 1.2 यानी कि अंग्रेजी में टेबल 1.2 लोकसभा राज्य विधानसभाओं के लिए कराए गए चुनाव का दशकीय अंतराल दर्शाती है। इस टेबल से स्पष्ट है कि पहले दशक में यानी कि 1951 से 1960 के बीच, जब समकालिक चुनाव कराने की प्रथा मौजूद थी, देश में एक दशक में केवल 2 ही चुनाव हुए। अगले दशक में यानी 1961 से 1970 के बीच समकालिक चुनाव का चक्र बाधित हुआ, जब 5 राज्य बिहार, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एक दशक में 3 चुनाव हुए। यह स्थिति अगले दशक में यानी 1971 से 1980 के बीच में और बिगड़ती गई, जब 14 राज्यों में 3 बार चुनाव कराए गए। दर्शक गौर फरमाएं कि 1971 से 1980 का वो दशक था जब भारत में पहली और शायद आखिरी बार आपातकाल घोषित कराई गई थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने, और इसका सारे दुष्परिणाम हम सब भुगत चुके हैं। और सबसे अहम बात कि इतने बार सरकारें वहाँ गिराई गई, कभी प्रेसिडेंट रूल लगा के, कभी दूसरे कारणों की वजह से, कि इतने बार चुनाव कराए जाने पड़े थे। एक राज्य ओडिशा में इसी दशक में 4 बार चुनाव कराए गए, यानी एक 10 साल के अवधि में 4 बार चुनाव। 1970 के दशक की चुनाव की बारंबारता में बढ़ोतरी बाद के दशकों में, यानी कि 1981 से 1990, 1991 से 2000, 2001 से 2010 और 2011 से 2020 में और भी बढ़ गई। 1981 से 1990 के दशक में 5 राज्यों में 3 बार, 91 से 2000 में 2 राज्यों में 3 बार चुनाव कराए गए। लोकसभा के लिए 4 बार चुनाव हुए। इस प्रकार ने केवल चुनाव की बारंबारता में बढ़ोतरी हुई, बल्कि चुनाव की समकालिक प्रवृत्ति भी खो गई। टेबल आपके स्क्रीन पे है, कोशिश करता हूँ इसको आप ठीक तरीके से देख पाए। तो जहाँ कि आप देख सकते हैं कि 1971 से 1980 के बीच में हर राज्य के हिसाब से जो लाल में या रेड कलर में मार्क किए गए, ये सारे इतने बार चुनाव हुए, 71 बार चुनाव हुए। 71 चुनाव 10 साल के अंदर, यानी समकालिक चुनाव की पूरी घड़ी यहाँ पे चरमरा गई है। 3-3 बार एक ही राज्य में अगर चुनाव हो रहे 10 साल के कार्यकाल में, तो आप समझ लीजिए कि कितना अस्थिर वातावरण रहा होगा राजनीतिक एंगल से। आगे बढ़ते हैं। समकालिक चुनाव का विचार कई रिपोर्ट और अध्ययन में उठाया गया है और एक साथ चुनाव कराने की पुरानी परिपाटी पर भी बल दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने 1983 की आरंभिक वार्षिक रिपोर्ट में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए समकालिक चुनाव कराने की वकालत की है। यह अनुशंसा निम्नलिखित बाध्यकारी कारणों पर आधारित है। इस एपिसोड में हम यहाँ पे पॉज लेते हैं, क्योंकि आगे की चीज़ें समझाने में थोड़ा विषय कठिन भी है और उसके पार्श्वभूमि समझना भी जरूरी है। तो अगले एपिसोड में हम यहाँ से ही शुरुआत करेंगे, जहाँ पे परिचय का एक पहला जो अध्याय था उसका एक पार्ट हमने पूरा किया। दूसरा परिचय का दूसरा अध्याय या सेकंड पार्ट हम उसमें ख़त्म करेंगे और उसके बाद फिर इस रिपोर्ट के दूसरे अध्याय की ओर चलेंगे।
तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि आगे के वीडियोस आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी और आप इसे देख पाएँ। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेता हूँ। प्रणाम। जय श्री राम।